तो आज का क्लास हम लोग 10वीं के हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़े हुए थे। उसके बाद आज जो ये दूसरा चैप्टर है यानी हिंदी के अभी हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे हैं। गद्य खंड को एक एक करके पढ़ लेंगे, उसके बाद काव्य खंड को भी पढ़ेंगे। तो इसमें दूसरा जो चैप्टर है मेरा है 20 के दांत है। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? 20 के दांत है। दूसरे चैप्टर का जो नाम है 20 के दांत, यानी 20 के दांत कहे तो 20 यानी जहर और के दांत यानी 20 के दांत यानी जहर के दांत हो जाएगा। ऐसे बच्चों जहर वाला दांत है नहीं, लेकिन ये कहानी है। और ये जो वीडियो होगा ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जितने भी विद्यार्थी जो 10वीं की परीक्षा देंगे उनके लिए है। और एकदम ही आसान भाषा में क्या करेंगे, हम लोग इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो में ना अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों। और ये कहानी ही ऐसा है कि अगर आप एक बार अच्छे से सुन लेते हैं ना तो आपको भूलने की नाम नहीं होगा। तो आते हैं इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस कहानी का जो नाम है 20 के दांत, इस कहानी का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत ये क्या है बच्चों? ये कहानी है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि 20 के दांत ना पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये कहानी है। और कहानी को हम लोग शुरू करने से पहले ना सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि लेखक परिचय, तो लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और कहाँ इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ था पटना के बद्दरघाट। उसके बाद इनके पिताजी का नाम, पिताजी का जो नाम था पंडित रामावतार शर्मा। माताजी का नाम रत्ना जो माताजी के नाम हो गया रत्नावती शर्मा। उसके बाद में इन्होंने प्रधानाध्यापक बने हुए थे पटना विश्वविद्यालय के। पटना विश्वविद्यालय। उसके बाद आपसे एक और बात होगा कि ये 20 के दांत कहानी है ना, ये कहाँ से लिया गया है, यानी 20 के दांत कहानी है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। अन्य कहानियाँ। उसके बाद इनके ना कुछ रचनाएं देखते हैं। सब लेखक के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रचनाएं होती है। तो रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य,
इतिहास के दर्शन, उसके बाद हो जाएगा आलोचनात्मक ग्रंथ। ये तो हो गया लेखक के परिचय। तो आप इसमें क्या क्या ध्यान में रखिएगा। लेखक का आपको यानी सबसे पहले 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, तो आपको बताना है ये कहानी है। इनके लेखक का नाम हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद इनका जन्म स्थान हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में, यानी ये बिहार के ही है, बिहार में ही। उसके बाद इनके पिताजी के नाम हो गया पंडित रामावतार शर्मा, माताजी के नाम हो गया रत्नावती शर्मा। ये पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। उसके बाद ये कहानी कहाँ से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचना दृष्टिकोण, साहित्य के इतिहास दर्शन, आलोचनात्मक, ये हो गया लेखक परिचय। उसके बाद इस कहानी को ना हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनना भी आपको अच्छे से है कि एक ही बार में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि यह जो है एक गिरधर लाल हुए, गिरधर लाल, और इनके पुत्र यानी मदन, और यह एक गरीब परिवार के हैं, गरीब परिवार से। उसके बाद इसमें इसका जो नाम हो जाएगा ये है खोखा, इसे हम लोग कासू भी कहते हैं। और ये हो गए सेन साहब। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति है और उन्होंने ना एक नई मोटर गाड़ी खरीदते हैं, वो भी कितने रुपए में? 7,500 में। देखिए एक नई मोटर गाड़ी है जो कितने में खरीदे हैं? 7,500 में। आपसे पूछा जा सकता है कि सेन साहब की जो नई मोटर गाड़ी है ये कितने रुपए के हैं, तो आपको बताना है 7,500 में। उसके बाद में आपसे ये भी किया जाएगा कि जो नई मोटर गाड़ी था वो किस रंग के था, तो ये हो जाएगा, देखिए किस रंग का दिख रहा है, ब्लैक रंग के था। यानी रुपया आपसे आपको बताना है तो ये हो जाएगा 7,500 रुपया, और रंग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लैक, यानी काला रंग के था। और इस गाड़ी पर ना सेन साहब को बहुत ही नाज था, क्योंकि ऐसा गाड़ी किसी के पास नहीं था उस समय जब ये 7,500 में खरीदे हुए थे। और कहीं पर भी ना, जैसे कहीं पर भी ऐसे अगर धब्बा लग जाता था तो सेन साहब के द्वारा ना एक सोफर होते थे, सोफर यानी ड्राइवर को डांटा करते थे कि जल्दी से जल्दी इस धब्बा को क्या करो, खत्म करो। यानी सोफर कहे तो ड्राइवर, ड्राइवर। उसके बाद सेन साहब के परिवार में ना इनके 5 पुत्री थे, यानी 5 बेटी थे। कितने बेटी थे? 5। यानी 5 लड़कियां का जो नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, और एक थी आरती। और ये 5 ही लड़कियां ना बड़ी ही सुशील थी, शांत रहने वाली थी। सुशील या कठपुतली भी कह सकते हैं, कठपुतली या सुशील। इन 5 लड़कियां के ना जन्म के बाद ना अंत में किनका, ये खोखा का जन्म हुआ था। तो इसलिए खोखा को ना कहा गया था कि ये खोखा अपने जीवन के मामले में
और ये घर के मामले में भी अपवाद था। यानी लड़कियों के ना क्या क्या नहीं करना है ये सब सिखलाया जाता था। और ये खोखा जो था ना, ये खोखा को किसी भी प्रकार के काम के लिए इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगता था। यानी इसी को कहते हैं क्या, अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके ऊपर किसी तरह की नियम कानून न लगे हुए हो जाएगा अपवाद। तो खोखा अपने जीवन और घर के मामले में भी अपवाद था। तो आपसे पूछा जाएगा खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा हो जाएगा घर के साथ साथ अपने जीवन के भी मामले में अपवाद था। तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, जीवन तथा घर के मामले में अपवाद। यहाँ पर आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न बना, एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि आपसे पूछा जाएगा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने जीवन के साथ साथ घर के मामलों में भी अपवाद था। अपवाद कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर किसी तरह की पाबंदी न लगे। यानी खोखा किसी तरह के भी घर में ना किसी तरह के काम करता था, तोड़ फोड़ जो भी कर दे उसके लिए क्या था, अच्छा ही था। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि एक बार की बात था कि सेन साहब के ना, थोड़ा इससे भी जान लेते हैं कि जो ये गिद्धा लाल है ना, ये सेन साहब के फैक्ट्री के क्या थे, किरानी थे। इनको हम ऊपर लिख देते हैं। ये किरानी थे और सेन साहब के ना यहाँ क्या करते थे, ये नौकरी करते थे। तो एक बार की बात है कि सेन साहब के घर पे ना कुछ उनके दोस्त लोग और कुछ अतिथि लोग और एक अखबार 20 के व्यक्ति ये एक ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत चल रहा था। तो उसी बीच में ना सब अपने बच्चे की बातें चलने लगा कि आपके बच्चे पढ़ने जाते ही हैं ना। तो उसी बीच में सेन साहब को देखा नहीं गया और अपने बेटे के बारे में इन्होंने तारीफ़ करना शुरू किए कि हम तो अपने बेटे इस खोखा को क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। यानी क्या बनाने की बात की है, इंजीनियर। हम तो अपने बेटे को क्या बनाएंगे, इंजीनियर। इंजीनियर या आपसे अभियंता भी लिख सकता है, या बिजनेसमैन। ये बात चलिए रहा था कि हम अपने बेटे खोखा को ना क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। उसी बातों के दौरान ना बाहर एक छोटा सा एक बच्चा यानी ये मदन था, जो इस गाड़ी के आसपास क्या कर रहे थे, दौड़ के इधर से दौड़ के इस तरफ से इधर से छू रहे थे और बार बार प्रयास कर रहे थे कि हम भी इस गाड़ी को क्या करें, हुई हुई करके ऐसे चलाने की प्रयास कर रहे थे ये। तो इसी के करीब में ना एक यहाँ पर ये शोफर था यानी ड्राइवर था, इन दोनों के बीच में ना नोक झोंक हो गया। शोफर के द्वारा उसे मना किया जा रहा था इस मदन को, और मदन के द्वारा बार बार इस पर झपट्टा मार रहा था। यानी बार बार ये मदन ना कोशिश कर रहा था कि हम शोफर को क्या करें, ऐसे धक्का दे दे, ऐसे कार पकड़ ले, इस तरह के बातें कर रहा था ये छोटा सा बच्चा क्या, मदन। तो अंत में ड्राइवर के द्वारा ना उससे क्या हो गया, उस मदन को धक्का दे दिया गया। तो धक्का देने के बाद ना उस मदन शायद वहाँ पर गिर गया, और गिरने के बाद उसके पैरों से यानी घुटने से क्या हो गया, खून बह रहा था। उसी बीच में ना पीछे थोड़ी देर के बाद मदन के माँ आ जाती है। मदन के ये माँ आ जाती है, और माँ आने के बाद ना फिर भी ये मदन उस पर भी ये पीछे दबने के लिए तैयार नहीं था। बार बार ये झपट्टा मार रहा था कि हम अब ड्राइवर से क्या करेंगे, खुद ही लड़ लेंगे। तो उसी दौरान सेन साहब जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे थे ड्राइंग रूम में, तो वहाँ से आए, और आने के बाद भी मदन का तेवर थोड़ा भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे जानते नहीं है कि गरीब और अमीर में ये। तो इसलिए मदन उस समय भी ये सेन साहब के ऊपर ना उनके सामने भी ड्राइवर से थोड़ा भी डरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो सेन साहब ने वहाँ पर आकर कहे कि ऐसे ही लड़के ना आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। यानी कौन कहा, सेन साहब ने कहे ऐसे ही लड़के चोर
डाकू बनते हैं। आपसे ये भी एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? सेन साहब ने कहा। किसने कहा? सेन साहब ने कहा। तो किसी तरह बात को समझाया गया तो अंत में उनकी माँ ना यानी मदन की माँ अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। उसके बाद माँ ने इनके सारे शिकायत जब ये गीधा लाल उनके फैक्ट्री से काम कर कर आए तो बताया गया कि तुम्हारे जो बेटा है ना, ये सेन साहब के ड्राइवर के साथ उलझ रहे थे, ऐसे ऐसे की बात बताया गया। तो मदन की, बच्चों सोचो कि मदन की क्या हाल हुआ होगा उस समय। यानी मदन को उस समय रात को क्या हुआ, अच्छे से कुटाई किया गया। यानी इस छोटे से बच्चों को क्या किया गया, अच्छे से कुटाई किया गया। किसके द्वारा किया गया? उनके पिताजी गीधा लाल के यहाँ। क्योंकि एक छोट परिवार के बच्चे होकर क्या कर रहे हैं, एक अमीर परिवार के व्यक्ति और उसके ड्राइवर से लड़ रहे हैं, वो भी गाड़ी छूने के लिए। तो उस दिन बताओ, बच्चे जब इतना रोया ना, इतना रो रहा था, और वो भी ऐसे कि माई माई और पिताजी करके ऐसे चिल्ला रहे थे। तो जब ये रो रहे थे ना, तो इनका जो घर था और सेन साहब का घर और गीधा लाल का घर आसपास में ही था। यानी इनका रोने की आवाज़ ना इनके सेन साहब के बंगले तक जाता था। तो इनके ना सेन साहब के पत्नी के द्वारा कहा गया था कि कैसा बच्चा है, कौवे की तरह क्या कर रहा है, ये चिल्ला रहा है। अब बताओ, किसी की हड्डी पसली को क्या किया जा रहा है, कुटाई अच्छे से किया जा रहा है, और इनके नींद हराम हो रहा है। तो सोच सकते हो बच्चों कि गरीब परिवार के बच्चों के यहाँ कितना अच्छे से पिटाई चल रहा है और वो उनकी नींद खत्म हो रही है। उसके बाद कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब बताओ, मदन और तो अंदर से और गुस्से हो गए कि अब तो हमको क्या करना है, इसका बदला लेना है। उसके बाद मदन, यानी ये लगभग कहानी का ये पहले पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या समझेंगे कि एक दिन ना मदन ना अपने गली में ही ना कुछ आवारे ही, मतलब कि बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, लट्टू खेल रहे थे। यानी मदन ना एक दिन गली में, यानी लिख देते हैं, कुछ ये यहाँ पर बना देते हैं मदन को। और ये मान लीजिए गली है, यहाँ पर लट्टू किस तरह का होगा बच्चों, यानी आप बना दीजिए इस तरह होता था ना, ये इसमें नोकी होता है। तो ये लट्टू नचाने का क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। कौन? ये मदन। उसी बीच में ना ये सेन साहब के जो पुत्र है, सेन साहब का पुत्र यानी खोखा, उनके बीच में जाकर और बड़े रोब से कहते ऐसे कि हमें भी क्या करना है, लट्टू खेलना है। ऐसे रोब से, ऐसा नहीं कि हमें लट्टू हमें भी खेलने दो, ऐसे रोब से कह रहा है कि हमें भी लट्टू क्या करना है, खेलना है। तो मदन ने कहा कि बड़ा लट्टू खेलने वाला हो गया, जा अपने बाप से लट्टू लेकर आ पहले, ऐसा कहा। फिर भी ये मानने के लिए ना ये जो खोखा है ये तैयार नहीं कि हमें भी क्या करना है, खेलना है। अब ये दोनों के बीच में ना जोरदार लड़ाई हुआ। एक कह रहा है कि हमें खेलना है एक दूसरे के द्वारा, और ये मदन जो था ना गली के क्या था, आवारा लड़कों के साथ ये खेल रहे थे। लट्टू खेलना नचाने का खेल था, लट्टू नचाने का ये खेल खेल रहे थे। तो अंत में क्या हुआ, ये दोनों के बीच में भयंकर क्या किया, इन्होंने दोनों लड़ाई किया और दोनों उठा पटक ऐसे खूब लड़ा के जब ये आपस में दोनों लड़ रहे थे तो वहाँ पर एक लेखक के द्वारा कहा गया था कि एक जो है गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो गली के कुत्ते हैं और जो महल वाले हैं वो एक पिल्ले कहा गया है। एक को कहा गया है गली के कुत्ते, एक को कहा गया कि महल वाले को कहा गया क्या,
यानी गली के कुत्ते ये हो जाएंगे महल वाले क्या, इनको पिल्ले कहा गया। यानी पिल्ले। उसके बाद इन दोनों के बीच ना खूब जोरदार अच्छे से युद्ध हुआ। अंत में बताओ, अगर ये छोटे छोटे बच्चे अगर ये गरीब और अमीर में अगर ये फ़र्क जानते तो उस समय बताओ कि ये और भी जो बच्चे हैं किसका साथ देता, खोखा के साथ देता। लेकिन ये जान नहीं रहे थे कि खोखा क्या किस परिवार से आता है, तो इन्होंने अंत में सब इनका साथ दिया मदन का। और मदन ने अंत में जाकर एक हुस्सा ऐसे जोर से मारा और आगे की उनके 2 दांत को क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी मदन के 2 दांतों को नहीं, मदन को नहीं, यानी मदन के द्वारा खोखा के यानी कासू के 2 दांतों को तोड़ दिया गया, यानी 2 दांत। तो उसके बाद एक बात और कहा गया वहाँ पर कि अक्सर ना महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में ना महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन इस कहानी में उल्टा हो गया। इस कहानी में कौन जीता, इस कहानी में मदन जीता, यानी झोपड़ी वाले जीता। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अक्सर महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतता है, तो अक्सर जीतता है महल वाला। लेकिन यहाँ पर कौन जीता, यहाँ लिख देते हैं हम, अक्सर महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में झोपड़ी वाले जीतते हैं। झोपड़ी वाले जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन जीता, लेकिन यहाँ पर कौन जीता, झोपड़ी वाला जीता। झोपड़ी वाला। अब बताइए उसके बाद ना मदन के क्या होगा, यानी छोटी छोटी गलती पर मदन के पिताजी के द्वारा ना, यानी गिद्ध लाल के द्वारा ना इनको मदन को काफ़ी पीटा जाता था। आज तो सेन साहब के खोखा को यानी उनके बेटा को ना 2 दांत तोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, किसी तरह दिन भर तो इधर उधर अपना समय क्या किया, ख़त्म किया। जब रात हुआ तो आराम से धीरे धीरे ऐसे करके धीरे धीरे ये अपने घर में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद पूरे अंधेरा, तो मदन रात को समय जब अपने घर पे ये धीरे धीरे एकदम घर में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो घर अंधेरा होने के कारण मदन का पैर ना किसी बर्तन से जा टकराता है। तो उसके पिताजी और उसके माँ के द्वारा सब जान जाता है कि कौन, ये मदन घर में आ गया। और उसके बाद इससे थोड़ा और पहले बात की समझ लीजिए कि जब ये 2 दांत क्या करता है, ये खोखा का तोड़ दिया जाता है, तो गिरधा लाल को ना सेन साहब अपने फैक्ट्री से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और जो उनको रहने के लिए जो एक छोटा सा क्वार्टर, जो एक रूम दिया गया था, वो भी छीन लिया जाता है। अब गिरधा लाल की नौकरी भी क्या हो गया, खत्म हो गई। उसके बाद में अब ये ना मदन ना अपने पिताजी के सामने जब ये घर पे पकड़ाता है, एकदम सीना तान कैसे खड़ा हो जाता है कि आज जितना पीटना है पीट लीजिए, क्योंकि आज तो हम बहुत बड़े गलती, यानी हम खोखा के क्या किए हैं, दांत तोड़ के आए हुए हैं। तो उनके पिताजी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे उसके तरफ प्रवेश करते हैं, यानी पहुंचते हैं, वैसे वैसे मदन का ना दिल का जो धड़का है ये धीरे धीरे और तेज होता है कि आज तो मेरा शायद ये मारेंगे इतना कि शायद क्या होगा, आज क्या बीतेगा इसके ऊपर। बच्चे सोचिए कि जब मदन के करीब जैसे जैसे पिताजी उनके नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका जो स्पीड धड़का का बढ़ते जा रहा है। अंत में जैसे ही क्या किए, नज़दीक में जाते हैं, तो अपने बेटे को न गिद्धलाल मारने के बजाय क्या करते हैं, सीने से लगा लेते हैं और छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा चाबस बेटा, जो तुम्हारे पिताजी ना सेन साहब के सामने ना एक शब्द नहीं बोल सकते थे, उनके कुछ भी कहने पर चुप रहते थे, आज उसी का बेटा ना सेन साहब के
बेटे के क्या किए हैं, 2-2 दांत तोड़ दिए हैं। और उसके बाद सीने से लगाते हैं, यानी जैसे मानो कि मदन को ना उससे पहले इतना प्यार कभी नहीं किए थे, उतना प्यार किए। और ये कहानी ना इतना ही पर ये ख़त्म होती है। उससे पहले एक और बात बीच में रह गया था कि सेन साहब ना अपने बेटा को ना ये इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर बनाने के लिए ना अपने ही फैक्ट्री के किरानी के साथ ना 2-2.5 घंटे के लिए भेजते थे कि अभी से क्या हो जाए, उनका जो हाथ है, उंगली है, औजारों से वाकिफ़ हो जाए। यानी खोखा को ना अपने गिरधा लाल जो फैक्ट्री के किरानी था उनके साथ 2-2.5 घंटा डेली के भेजते थे कि अभी से इन बच्चा का क्या हो जाएगा, ये औजार से वाकिफ़ हो जाएगा। एक जगह और बात था कि सेन साहब का जो बेटा है ये खोखा एक बार गाड़ी की हेडलाइट को भी क्या कर दिया, तोड़कर वो देखना चाहते थे कि इस गाड़ी के यानी हेडलाइट के अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट पुर्जा है। यही कहानी है 20 के दांत। तो ये अगर आपको कहानी अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो ज़रूर अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को इससे क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल से ना आपको एक एक विषय का क्या होगा, आपको 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और पूरे अंतिम समय तक पूरा तैयारी कराई जाएगी।